हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाज शास्त्र के एक नए चैप्टर जनसंपर्क साधन और जनसंचार यानी मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप कभी ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां टीवी, इंटरनेट, मोबाइल ना हो? आज मास मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। सुबह उठते रेडियो या टीवी चलाते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं। मोबाइल फोन उठाकर देखते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया। इंटरनेट से विदेश में बैठे रिश्तेदारों से हम बातें करते हैं। हाल के दशक में जनसंचार के साधनों में चमत्कारिक रूप से विस्तार हुआ है। मास मीडिया की संरचना और विषय वस्तु का स्वरूप भी आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से निर्धारित है। मास मीडिया मास मीडिया के अनेक साधन हैं, जैसे टीवी, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो आदि। इन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंच जाते हैं। इन्हें कभी-कभी जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन के साधन भी कहा जाता है। विभिन्न वर्ग के लोग मास मीडिया का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और इसकी प्रकृति और भूमि उस समाज द्वारा प्रभावित होती है जिसमें यह स्थित होता है। साथ ही समाज पर भी मास मीडिया का बहुत दूर तक प्रभाव होता है। आइए जानें कैसे आधुनिक मास मीडिया का प्रारंभ हुआ। पहली आधुनिक मास मीडिया की संस्था का प्रारंभ प्रिंटिंग प्रेस यानी छापाखाना के विकास के साथ हुआ। पुस्तक छापने का काम सबसे पहले यूरोप में शुरू हुआ था। शुरू में छपाई का काम धार्मिक पुस्तक तक ही सीमित था। शुरू में जो छापाखाने थे, उनके उत्पाद ज्यादातर साक्षर अभिजात लोगों तक ही सीमित थे। पर 19वीं सदी के मध्य भाग में आकर जब प्रौद्योगिकी, परिवहन और साक्षरता में विकास हुआ तो समाचार पत्र जन जन तक पहुंचने लगे और इसका परिणाम ये हुआ कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग परस्पर जुड़ा हुआ महसूस करने लगे और उनमें हम की भावना विकसित हुई। इसमें जो अपरिचित लोग थे उनके बीच भी मैत्री का भाव उत्पन्न होने लगा। बेनेडिक्ट एंडरसन, जो कि एक विद्वान थे, उन्होंने कहा इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ और जो लोग एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे वे भी एक परिवार के सदस्य जैसा महसूस करने लगे। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष भी इसके साथ जुड़ा है। 19वीं सदी के समाज सुधारक अक्सर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में अनेक सामाजिक मुद्दों पर लिखते थे और वाद विवाद किया करते थे। औपनिवेशिक सरकार के उत्पीड़न उपायों का खुलकर विरोध करने वाली राष्ट्रवादी प्रेस ने उपनिवेश विरोधी जनमत जागृत किया और उसे एक दिशा दी। औपनिवेशिक सरकार ने राष्ट्रवादी प्रेस पर शिकंजा कसना शुरू किया और उस पर सेंसर व्यवस्था लागू की। इसका उदाहरण है एल्बर्ट बिल 1883 का, लेकिन इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ा और समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का समर्थन जारी रखा। राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन देने के कारण केसरी, मातृभूमि, अमृत बाजार पत्रिका जैसे कई राष्ट्रवादी समाचार पत्रों को औपनिवेशिक सरकार की अप्रसन्नता सहनी पड़ी। स्वतंत्र भारत में मास मीडिया का दृष्टिकोण। एक आधुनिक समाज का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत में मास मीडिया को बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका दी गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया से लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाने के लिए कहा। विभिन्न विकास कार्यों के बारे में आम लोगों को सूचित करने का साधन मीडिया ही था। मीडिया से यह भी आशा की गई कि वे लोगों के हृदय में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय विकास की भावना भरे। मीडिया को अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा बहिष्कार जैसी सामाजिक कुरीतियों तथा जादू टोना जैसे अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। सरकार का फिल्म प्रभाग समाचार, फिल्में और वृत्तचित्र प्रस्तुत करता था। इन्हें प्रत्येक सिनेमा घरों में फिल्म आरंभ होने से पहले दिखाया जाता था ताकि दर्शकों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास की प्रक्रिया के बारे में पता चले। चलिए कुछ मास मीडिया के साधनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।
इससे पहले अगर आप देखें, बी आर कुमार, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, AIR broadcasts did make a difference, और उसमें उन्होंने लिखा था 1960 के दशक में हरित क्रांति के अंतर्गत देश में जब पहली बार अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती की जाने लगी, तो आकाशवाणी ने ही देहातों में इन फसलों का प्रचार करने का व्यापक अभियान अपने जिम्मे लिया और 10 वर्ष से भी अधिक समय तक लगातार उनका प्रचार करती रही। इस प्रायोजन के लिए देश भर के अनेक आकाशवाणी केंद्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते थे। इन कार्यक्रमों की इकाइयों में विषय के विशेषज्ञ शामिल थे, जो खेतों में जाते थे और उन किसानों से जिन्होंने नए प्रकार के धान और गेहूं उगाना प्रारंभ किया था, जानकारी लेकर रेडियो पर प्रसारित करते थे। तो रेडियो जो है एक बहुत बड़ा साधन था जनसंचार का। आजकल अगर हम देखें, देश में निजी चैनलों की भरमार है, लेकिन एक वक्त था जब समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो ही था। इसकी स्थापना 1927 में 23 जुलाई के दिन की गई थी। उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया था। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कलकत्ता, दो निजी ट्रांसमीटरों से की गई थी। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और मई 1932 में यह स्थायी रूप से ऑल इंडिया रेडियो बन गया। 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है आकाश से आवाज। जब आकाशवाणी की शुरुआत हुई तो उस समय उसका उद्देश्य किसान, ड्राइवर, मजदूर और स्टूडेंट्स के लिए कार्यक्रम प्रसारित करना था। आज भी इस पर नई नई सूचनाएं, कृषि कार्य और मौसम की जानकारी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर वार्तालाप, साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी और यहाँ तक कि छात्र और छात्राओं के लिए भी परीक्षा उपयोगी विषयों का प्रसारण होता है। इसके अलावा गीत संगीत, कवि गोष्ठियों का प्रसारण कर आकाशवाणी मनोरंजन की सामग्री भी प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी की बहुत भाषाओं में विभिन्न सेवाएं हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। उनमें विविध भारती इसकी सबसे लोकप्रिय सेवा है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। आरंभ में इसका प्रसारण केवल 2 केंद्रों से ही होता था, पर बाद में धीरे धीरे लोकप्रियता के चलते आकाशवाणी के और भी केंद्र इसका प्रसारण करने लगे। इस पर ज्यादातर फिल्मी गीत, विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाए जाते हैं। ये असंख्य हिंदी भाषियों का चहेता रेडियो चैनल कई वर्षों से रहा है। टेलीविजन भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 1959 में टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रयोग के तौर पर चालू किया गया। अगस्त 1975 से जुलाई 1976 के बीच उपग्रह की सहायता से शिक्षा देने के प्रयोग के अंतर्गत 6 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में इसका प्रसारण किया गया। दूरदर्शन के अंतर्गत 4 केंद्र यानी दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और अमृतसर में 1975 में टेलीविजन केंद्र स्थापित किए गए। उसके बाद कलकत्ता, चेन्नई और जालंधर में 3 और केंद्र खोले गए। प्रत्येक केंद्र के अपने बहुत से कार्यक्रम होते थे, जिनमें समाचार, बच्चों और महिलाओं के कार्यक्रम, किसानों के कार्यक्रम और मनोरंजन के कार्यक्रम भी सम्मिलित थे। 1982 में जब एशियाड गेम्स आए तो उसके दौरान रंगीन प्रसारण शुरू हुआ और 1984 और 85 के दौरान टीवी ट्रांसमीटर्स की संख्या देश भर में बढ़ गई। यह वही समय था जब हम लोग बुनियाद जैसे अत्यंत लोकप्रिय सोप ओपेरा प्रसारित हुए और फिर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य। 1990 के दशक में मनोरंजन और समाचार के निजी चैनलों के आने से यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई। तो रेडियो और टीवी दोनों का ही बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, प्रभाव रहा है हमारे जीवन पे। प्रिंट मीडिया जनसंपर्क का सबसे पुराना साधन है। इसमें अखबार, मैगजीन आदि आते हैं। प्रिंट मीडिया का रोल सूचना व ज्ञान देने में बहुत अधिक रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद इसकी योग्यता में कमी नहीं आई है। सबसे पहला अखबार भारत में 1780 में कलकत्ता में छपा था, जिसका नाम बंगाल गैजेट था। उसके बाद मद्रास और बॉम्बे से भी समाचार पत्र छपे। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रिंट मीडिया पर सेंसरशिप कम कर दी। इसके बाद प्रकाशन और बढ़ गया। प्रिंट मीडिया ने सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रसार तथा राष्ट्रवादी आंदोलन दोनों में ही भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रिंट मीडिया ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी भागीदारी निभाने की भूमिका को बराबर जारी रखा है और इसके लिए वह विकास के मुद्दों को उठाता रहा है और बहुत बड़े भाग के लोगों की आवाज को बुलंद करता रहा है। आज भारत जैसे विशाल देश जहां अलग-अलग कल्चर और भाषा के लोग रहते हैं, यहाँ स्वतंत्रता के बाद विभिन्न भाषाओं में अखबार व पत्रिका छपने लगे। आज 2018 के आंकड़ों तक भारत में 1 लाख से ज़्यादा समाचार पत्र व पत्रिकाएं हैं और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र का मार्केट बन गया है। भूमंडलीकरण और मीडिया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भूमंडलीकरण का संचार क्रांति के साथ घनिष्ठ संबंध है। 1970 के दशक तक अधिकांश मीडिया कंपनी राष्ट्रीय सरकारों के नियम का पालन करती थी। वह घरेलू बाजार में ही कार्यरत थी। मीडिया उद्योग यानी सिनेमा, टीवी, प्रिंट, रेडियो सब एक दूसरे से अलग-अलग काम करते थे। पर पिछले 3 दशक में हमने देखा कि मीडिया उद्योग में चेंज यानी परिवर्तन आया है। मीडिया के विभिन्न रूप अब मिल गए हैं और राष्ट्रीय बाजार की जगह भूमंडलीय बाजार ने ले ली है। भूमंडलीकरण ने भारतीय मीडिया को बहुत बड़ा व्यावसायिक मार्केट खोल दिया है। व्यावसायिक दृष्टि से तो बहुत लाभ हुआ है। दर्शक जो है उनके लिए भी बहुत चॉइस है, कई चैनल्स हैं, कई प्रोग्राम्स हैं देखने के लिए। इसका असर हमारे कल्चर और संस्कृति पर भी पड़ा है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि कैसे मास मीडिया हमारे व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ये एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनसंचार ने लोकमत का निर्माण, सूचनाओं का प्रसार तथा समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है। इन माध्यमों से देश की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही मनोरंजन भी होता है। ये देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियों की सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। मास मीडिया सरकार व जनता के बीच से सेतु का कार्य करते हैं। ये आधुनिक समाज में लोकतंत्र के प्रहरी का रूप ले चुके हैं, इसलिए इन्हें लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद। थैंक यू।